नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑथेंटिक क्लासेस में। तो दोस्तों, हम पहले पढ़ रहे थे कि राजस्थान की चित्रकला, जिसमें हमने पढ़ा मारवाड़ की चित्रकला, जिसमें हमने जोधपुर चित्रकला और बीकानेर चित्रकला हमने पढ़ लिया। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला में मारवाड़ चित्रकला के अंदर किशनगढ़ चित्रकला। नंबर 1, किशनगढ़ चित्रकला। किशनगढ़ चित्रकला। किशनगढ़ चित्रकला। किशनगढ़ चित्रकला में यानी किशनगढ़ की स्थापना हम लिखते हैं 1609 में किशन सिंह द्वारा। एक शासक हुए किशन सिंह, उन्होंने किशन सिंह जी ने क्या किया? किशनगढ़ की स्थापना की। इससे आगे एक शासक का नाम है सावंत सिंह। आप सबने सुन रखा होगा सावंत सिंह। राजस्थान की चित्रकला में किशनगढ़ की जो चित्रकला है उसका अगर स्वर्णकाल देखा जाए तो सावंत सिंह जी के समय हुआ। किसके समय? सावंत सिंह। स्वर्णकाल, किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णकाल। इनके समय दो बातें ध्यान रखनी है। पहली है इनके समय कि इन्होंने राधा कृष्ण के चित्रण किए। राधा कृष्ण के चित्र। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है नागर समुच्चय। नागर समुच्चय। ठीक है। सावंत सिंह जी के समय किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। और इनके समय दो बात ध्यान रखिए कि पहला तो है इन्होंने राधा कृष्ण के चित्र चित्रित किए और नागर समुच्चय एक ग्रंथ है जिसकी रचना की है। नागर समुच्चय। ठीक है। और चूंकि इन पर राधा कृष्ण के चित्र इसलिए चित्रित किए कि इन पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा, तो इन्होंने अपना नाम बदल कर क्या रख दिया? नागरीदास। इन्होंने अपना नाम बदल कर रख दिया नागरीदास। तो किशनगढ़ चित्र शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा, जो हम विशेषता में पढ़ेंगे। इसके सावंत सिंह जी के समय चित्रकार हम देखते हैं तो वो रहे हैं अपने मोरध्वज निहाल चंद चित्रकार। पहले देख लेते हैं मोरध्वज निहाल चंद। ये रहे हमारे सावंत सिंह जी के समय के चित्रकार। इन्होंने क्या किया कि भाई के जो अपने सावंत सिंह जी ने जो एक ग्रंथ लिखा था नागर समुच्चय, उसका क्या किया? चित्रण किया। उन्होंने तो लिखा था ग्रंथ, लेकिन मोरध्वज निहाल चंद ने किसका चित्रण किया? नागर समुच्चय का। तो इन्होंने क्या किया? नागर समुच्चय का चित्रण लिखा। यानी कि ग्रंथ के रचयिता का नाम आ जाए तो अपन को कहाँ जाना है? सावंत सिंह जी पर। और अगर इसके चित्रण का जो अगर बात आ जाए तो अपना आंसर होगा मोरध्वज निहाल चंद। इन्होंने क्या किया कि भाई इसका चित्रण किया। और एक बात और ध्यान रखना है कि इन्होंने राधा कृष्ण के चित्र बनाए। राधा और कृष्ण के चित्र बनाए। तब इन्होंने कृष्ण का तो चित्र बना लिया, लेकिन जब राधा की जब बात आई तब मोरध्वज निहाल सिंह जी गए कि सावंत सिंह जी अपने राधा का चित्र कैसा बनाए। तो सावंत सिंह जी ने कहा भैया इधर आ। तो उसको ले गए कमरे में और कहा कि भैया जो मेरी प्रेमिका है इसको देख पहले तो। उसका नाम है रसिक बिहारी। उसकी प्रेमिका का नाम है रसिक बिहारी। तो उसको ले जाके बताया और कहा कि राधा सेम मेरी प्रेमिका की जैसे होनी चाहिए। और फिर मोरध्वज निहाल चंद जी ने किसका चित्र बनाया? रसिक बिहारी का चित्र बनाकर किसको दर्शाया? राधा को दर्शाया। किसको दर्शाया? राधा को। यानी कि ये एक अच्छी बात है कि सावंत सिंह जी ने अपनी प्रेमिका को इतना फेमस कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं।
इन्होंने भाई रसिक बिहारी को जब ये पता चला कि मेरा जो चित्र है, मेरा जो स्वरूप है वो राधा के रूप में चित्रित किया गया, तो रसिक बिहारी ने कहा भाई इसको ईगो हर्ट हुआ। तो इन्होंने कहा यार कि मेरी इतनी वैल्यू है क्या कि मैं राधा के रूप में चित्र किया जा रहा है। तो फिर सामंत सिंह जी के कहने पर रसिक बिहारी का एक व्यक्तिगत चित्र बनाया जिसको हम बनी ठनी कहते हैं। बनी ठनी किसका व्यक्तिगत चित्र है? ये रसिक बिहारी का व्यक्तिगत चित्र। व्यक्तिगत चित्र किसका है? बनी ठनी रसिक बिहारी का, जिसमें रसिक बिहारी को 16 श्रृंगारों के रूप में दर्शाया गया है कि उसको अच्छा वेशभूषा पहना के इसको चित्रित किया गया है। तो आगे देखिए, चलिए हम देखते हैं बनी ठनी। ये एक ऐसा चित्र है जो हर एक एग्जामों में हमें देखने को मिलता है, यानी कि चित्रकला से कोई क्वेश्चन आया ना है, लेकिन बहुत सारे एग्जामों में ये बनी ठनी का चित्र हमें देखने को मिलता है। जब अंग्रेज भारत आए तब उनमें एक बंदा है एरिक डिक्सन, क्या नाम है उसका? एरिक डिक्सन। उसने बनी ठनी का चित्र देखा तो उन्होंने कहा भैया ये तो हमारे उधर एक चित्र है मोनालिसा, उसका चित्र हमें इसमें देखता है। यानी कि मोनालिसा का चित्र देखो और बनी ठनी का चित्र देखो, यानी कि यह चित्र देखकर मुझे उसकी याद आ गई, मोनालिसा की है। तो वो क्या है कि इसको जो संज्ञा दी भारत की मोनालिसा, यानी कि वो हमारे उधर की मोनालिसा, तो ये भारत की मोनालिसा। और ये मोनालिसा जो है एक चित्र है जिसमें महिला को चित्रित किया गया है, जिसमें वो मुस्कुरा रही है। जो यह चित्र जो लियोनार्डो दा विंची ने चित्रित किया, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, वैसे याद रख लें। और भारत की जो मोनालिसा की बात है तो बनी ठनी का पर राइट कर देना है। और इसके चित्रे हैं इसके चित्रे है नागरीदास, और इसको भारत की मोनालिसा किसने कहा? एरिक डिक्सन ने। चलिए और चित्रकार देखते हैं। एक है इसमें अमीर चंद। इसने एक चित्र चित्रित किया है, वो है चांदनी रात की गोष्ठी या संगोष्ठी, यानी कि बैठक, पार्टी। ये किसने चित्रित किया? अमीर चंद ने। और चित्रकार देखते हैं इसमें, और देखते हैं तो सवाई राम। और है लालड़ी दास। एक है भैया मदन राम। मार्कर की क्या प्रॉब्लम होगी? चलिए आगे देखिए। अब हम देखते हैं किशनगढ़ चित्रकला की विशेषता। हम पहले देखते हैं कि भाई इसमें राधा कृष्ण के चित्र चित्रित किए गए, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें कि वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहेगा। दूसरा है कि वल्लभ इसमें नारी सौंदर्य का, यानी राधा को चित्रित किया है तो नारी सौंदर्य का झलक देखने को मिलती है ना, नारी सौंदर्य की झलक। राधा को इतना अच्छा चित्रित किया है तो नारी सौंदर्य तो आना ही है। तीसरा है महिलाओं का फेवरेट कलर है गुलाबी रंग का प्रयोग। फिर देखते हैं हाशिए में हल्का गुलाबी, यानी कि अपने ग्रामीण भाषा में मोतिया बोल देते हैं, तो ये क्या है? हाशिए में
हाशिए में, ठीक है। और एक है कावड़ा शैली का प्रभाव, पंजाब हरियाणा के आसपास की है कावड़ा शैली का प्रभाव, ठीक है। और इसमें एक बात को ध्यान रखिए कि जो चित्रण किया है राधा का, तो उसमें नाक में एक आभूषण का को चित्रित किया है, तो वो कौन सा है? बेसरी, बेसरी आभूषण को दर्शाया है, बेसरी आभूषण, बेसरी आभूषण को दर्शाया है। चलिए आगे देखिए, आगे हम देखते हैं अजमेर की चित्रकला। अजमेर चित्रकला, इसमें एक सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी विशेषता है कि इसमें हिंदू प्लस मुगल प्लस ईरानी, सॉरी यूरोपीय शैली का प्रभाव, यूरोपीय शैली का प्रभाव, ये इसकी सबसे अच्छी विशेषता है। उसके बाद देखते हैं अपन कि इसमें क्या है, ठिकानों में राजपूती परिवेश बताया गया है, राजपूती संस्कृति का परिवेश ठिकानों में, राजपूती संस्कृति को दर्शाया है। आगे देखिए, इसमें हम देखते हैं कि ठिकानों में राजपूती संस्कृति को दर्शाया है, तो हम ठिकानों के चित्रकार भी देख लेते हैं। तो चित्रकार में आते हैं, चित्रकार में है पहला है चांद, एक चित्रकार का नाम है चांद, जो ठिकाना है इसका जूनिया, वहां का रहने वाला है, और इसने एक चित्र चित्रित किया है, वो पाबूजी पर चित्र चित्रित किया है, ठीक है। उसके बाद है तैयब जी, जो ठिकाना है इनका सावर, ठीक है। उसके बाद है राम सिंह भाटी, जो है इनका ठिकाना है भैया नाद, ठीक है। उसके बाद है चाल जी और नारायण भाटी, बहुत ही फीका फीका चल रहा है मानकर, वो भी नहीं चल रहा। नारायण भाटी ये है खरवा भी ठिकाना है, जो कि अजमेर में पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और अजमेर की सबसे अच्छी जो बात है कि इसमें उसना और साहिबा, ये भी चित्रकार है, जो महिला चित्रकार है, उसना और अपने साहिबा, ये कहाँ की है? अजमेर की, ये भी चित्रकार है। तो ये दो महिला चित्रकार है, ध्यान रखिए, उसना और साहिबा, जो कि अजमेर की है। और एक बात मैंने आपको पहले बताया कि भाई कमला और इलायची, ये ध्यान रखिए कि ये नाथद्वारा की है, कहाँ की है? नाथद्वारा चित्र शैली से संबंधित है कमला और इलायची। यानी राजस्थान की पूरी चित्रकला में हम देखते हैं तो कमला और इलायची महिला चित्रकार है, जो कि नाथद्वारा चित्र शैली से संबंधित है, जबकि उसन्ना और साहिबा जो अजमेर चित्रकला से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, आगे हम देखते हैं नागौर चित्रकला। नागौर चित्रकला,
इसके अंदर बड़ी खास बात है, इसके अंदर वृद्धावस्था के चित्र चित्रित किए गए। किसके? वृद्धावस्था के चित्र, ठीक है। और सबने तो भित्ति चित्र का चित्रण किया है, जबकि अपने नागौर वालों ने कहा कि भाई आप सब भित्ति चित्र चित्रित करो और मैं क्या करता हूँ किवाड़ों पर चित्रण। तो इन्होंने क्या किया, किवाड़ों पर चित्रण, किवाड़ों पर चित्रण, ठीक है। उसके बाद एक है भाई पारदर्शी कपड़ों का चित्रण, कपड़ों का चित्रण, ठीक है। ये बात अवश्य ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए जैसलमेर चित्रकला। जैसलमेर चित्रकला, इसमें बड़ी अच्छी बात है कि जैसलमेर ठहरा पश्चिम में, तो वहां किसी का प्रभाव तो रहेगा नहीं। यानी कि अबुल फजल ने भी एक दोहे के माध्यम से जैसलमेर की इतनी शक्ति को प्रकट किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोहा कि घोड़ा कीजिए काट गाने पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहकार न जद पहुंचे जैसाण। यानी कि जैसलमेर पहुंचने के लिए घोड़े लकड़ी के बनाने पड़ते हैं, और जो ये बख्तर है यानी बगतरी हमारी भाषा में कहते हैं, तो वो लोहे के पहनने पड़ते हैं, जब जाके जैसलमेर पहुंचा जाता है। और जैसलमेर ठहरा पूरे पश्चिम में, और वहाँ बारिश कुछ होती नहीं, तो वहां पे क्या है कि खाने के फोड़े पड़ते हैं। तो फिर वहां के लोग क्या करते हैं, आतंक मचाते हैं, डाकी डालते हैं ना। तो जैसे ही हमारे इधर के लोग उधर जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो आते जब हमें बताते हैं कि हम तो लुट गए। इससे आगे आप समझ लेना कि उधर क्या होता है, ठीक है। और इसकी अच्छी विशेषता है कि किसी भी क्षेत्र का प्रभाव नहीं है ना, कोई प्रभाव नहीं, शुद्ध देसी जैसलमेर की चित्रकला रही है, ठीक है। और शासक के नाम जब देखें तो उसमें है भाई हर्राय, अखे सिंह और मूलराज। इनके समय थोड़े बहुत चित्रित किए गए। और जैसलमेर आते ही मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुगल जो कि लोधरवा की राजकुमारी है, वो लोधरवा कहाँ पड़ता है, जैसलमेर के अंदर। तो सबसे ज्यादा चित्रण हुआ तो वो किस पे हुआ, मुमल पर, मुमल का चित्रण, ठीक है। और कुछ खास बात नहीं है। और मारवाड़ चित्रशैली में एक और है घाणेराव की चित्रकला, घाणेराव चित्रकला। अक्सर एग्जाम में ये घाणेराव पूछ लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं हाड़ौती की चित्रकला। तीसरी जो चित्रकला अपने हाड़ौती की। इसके बाद एक और चित्रकला रहेगी, वो है ढूंढाड़ की, हाड़ौती की चित्रकला। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बूंदी की चित्रकला। बूंदी एक रियासत रही हुई है, तो हम पढ़ेंगे बूंदी की चित्रकला। बूंदी की चित्रकला, बूंदी की चित्रकला की शुरुआत अगर हम देखें तो सुरजन सिंह से मानी जाती है ना। प्रारंभ हुआ किसका, बूंदी चित्रकला। उसके बाद शासक है, अब शासक रहे शत्रुसाल, ठीक है। इन्होंने क्या करवाया कि एक रंग महल का निर्माण करवाया, रंग महल, जिसमें भित्ति चित्रण का कार्य करवाया। किसने करवाया, शत्रुसाल ने। भित्ति चित्रण, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ते हैं उमेद सिंह, जो कि बहुत सारा कार्य करवाया, इसलिए इस उमेद सिंह जी के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या करवाया, एक चित्रशाला का निर्माण करवाया, चित्रशाला,
चित्रशाला का निर्माण कराया, जिसमें क्या है, कोई चित्रशाला का निर्माण कराएंगे तो उसमें क्या है, भित्ति चित्रों का चित्रण करवाया जाएगा। तो भित्ति चित्रण, ठीक है। इसमें भित्ति चित्रण में जो चित्र करवाए तो उसमें क्या है, उमेश सिंह का शिकार करते हुए चित्रण, उमेश सिंह।